थैंक यू वेरी मच। आप सबको मेरा नमस्कार और आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ और सकुशल होंगे। एक अहम मुद्दे पर आज बात करनी है और आप लोगों से इसके बारे में विशेष कर बात करनी है। मैं उत्तर प्रदेश से हूं और वहां के होने के नाते, और मैं पहले एक पत्रकार रह चुकी हूं, उन दोनों नाते आज मन बहुत व्यथित है, कहीं पर बहुत आहत हूं। आज सवेरे जब उठे तो पता चला कि पत्रकार विक्रम जोशी जो गाजियाबाद से थे, उन्होंने दम तोड़ दिया। मैं उनके स्वजनों को, उनके परिवार को, उनके मित्रों को अपनी सहानुभूति व्यक्त करती हूँ, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ और उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। पर स्वर्गीय विक्रम जोशी का क्या दोष था, यह सवाल आज सबको आहत कर रहा है, सबको परेशान कर रहा है। और मैं आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि आप लोग मेरे मित्र हैं, आप लोगों के माध्यम से मैं बहुत सारे टीवी चैनल से, बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे एडिटर्स से आज ये सवाल पूछती हूँ, क्योंकि ये एक बहस का मुद्दा नहीं बन रहा है। मैंने बहुत टीवी चैनल देखे, इस पर बहुत ज्यादा बात नहीं हो रही है और ये आम आदमी का मुद्दा है। और हम इसलिए इस पे बात कर रहे हैं क्योंकि उनकी बेटी जैसी भतीजी के साथ 1 साल से छेड़खानी का मामला हो रहा था। और ये ऐसी चीज है जिससे तमामों लोगों ने झेला है, तमामों लोग गुजरे हैं। पुलिस के पास वो बार बार गए, पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी और कहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि विफलताओं के चलते आज उनकी जान चली गई। तो इस पर बात और चर्चा कब होगी? क्यों नहीं इस बेरुखी पर पुलिस की, क्यों नहीं इतने बड़े अपराध पर आज एक चर्चा हो रही है? और आपके माध्यम से मैं अपील करती हूं कि इस पे स्पॉटलाइट पड़े, इस पे चर्चा हो। क्योंकि उनका अपराध क्या था? वो अपने परिवार को, अपनी बेटी जैसी भांजी को बचाने का ही तो प्रयास कर रहे थे। और थोड़ा सा अगर देखिए उस सीसीटीवी फुटेज को जो बिल्कुल दिल दहला देती है, छोटी बच्ची पॉइंट ब्लैंक रेंज पर उसके पिता को गोली पड़ती है, वो वहां चेत पड़े रहते हैं और वो उनको उठाने का प्रयास कर रही है, जबरदस्त रो रही है। कहीं पर दिल दहलता है, कहीं पर बहुत दुख होता है, पर कहीं पर वो फुटेज देखकर रोष भी होता है। और इसलिए रोष होता है क्योंकि कहीं पर वो प्रमाण है, वो सबूत है, कानून की धज्जियां जिस तरह से उड़ गई हैं उत्तर प्रदेश में उसका। और ये सवाल उठता है कि क्या इस जंगल राज को, इस गुंडा राज को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार को ऐसा जबरदस्त ब्रूट मेजॉरिटी, बड़ा बहुमत मिला था? क्या यही राम राज्य की कल्पना योगी जी ने करी थी हमारे प्रदेश के लिए? और मुझे थोड़ा सा इसलिए भी दुख होता है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूं और बड़े फक्र से कहती हूं कि मैं यूपी से हूं, जहां भी जाती हूं, जिससे भी बात करती हूं। दिक्कत यह है कि यह कोई अकेली घटना नहीं है, यह आइसोलेशन में घटना नहीं है। अपराध उत्तर प्रदेश में जिस तरह से फैल रहा है वो एक ऐसी आम बात सी हो गई है। लेकिन उससे ज्यादा आम बात, उससे ज्यादा व्यापक तो बात यह हो गई है कि अपराध के खिलाफ जो आवाज उठाता है उस आवाज को दबा दिया जाता है। विक्रम जोशी जी ने पुलिस से मदद की गुहार करी। 1 साल से यह छेड़खानी का मामला चल रहा था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की पुलिस ने तब तक कोई कार्रवाई नहीं करी जब तक सोमवार रात को उनके साथ ये विभत्स घटना नहीं हो गई। उसके बाद कुछ गिरफ्तारियां हुई। गोली मारने वालों में जिसका नाम है, जिसका हत्या का जो मुख्य आरोपी है छोटू, उसके खिलाफ पहले भी विजयनगर थाना में एक मामला दर्ज है, उसमें चार्जशीट कोर्ट में भी गई हुई है। और कहीं ना कहीं मेरा यह मानना है कि अपराधियों की सही मॉनिटरिंग करने में पूरी तरह से विफल रही है उत्तर प्रदेश की सरकार और उसी के चलते विक्रम जोशी जी को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो कहीं ना कहीं यह सवाल जरूर उठता है कि इसकी जवाबदेही किसकी है, इसका उत्तरदायित्व किसका है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेयर डज द बक स्टॉप। कौन उन बच्चियों को जवाब देगा आज? कौन उस परिवार को जवाब देगा आज कि एक नामजद अपराधी था, उसके खिलाफ इन्होंने कंप्लेन करी थी, उसके खिलाफ एक चार्जशीट थी सुप्रीम कोर्ट पे, उसकी किस तरह से मॉनिटरिंग करी गई? दूसरा, कहीं ना कहीं आंकड़े उत्तर प्रदेश का सच बयां करते हैं, जिन आंकड़ों के बारे में आज बात नहीं होती है। एनसीआरबी के डेटा को जबरदस्त दबाने का प्रयास हुआ था, ये मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, 2 साल विलंब से वो डेटा आया। लेकिन 2018 का जो नवीनतम डेटा है वो पूरी तरह से प्रूव करता है कि उत्तर प्रदेश अब पूर्णतः अपराध प्रदेश बन चुका है। 2018 में अगर आप जो सबसे नवीनतम डेटा है हत्याओं के, कत्ल के मामले देखिए तो कहीं ना कहीं 4018 हत्याएं हुई हैं 2018 में, मतलब 11 हत्या रोज की, प्रतिदिन की। महिलाओं के मामले देख लीजिए आप, कम से कम प्रतिदिन ऑन एन एवरेज 46 महिलाओं का अपहरण होता है, उनके अगवा कर लिया जाता है। 12 महिलाओं का रेप या बलात्कार होता है ऑन एन एवरेज, और 36 महिलाओं के साथ कम से कम छेड़खानी होती है, उन पर हमला होता है उनकी इज्जत आबरू लूटने के लिए। तो यह है योगी जी का सुशासन, ये इस राम राज्य की कल्पना
उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था, और जो वो चला रहे वो राम राज्य नहीं, वो गुंडा राज है। पर शायद जो उत्तर प्रदेश से लोग नहीं है वो इसके बारे में बड़े अचंभित हो। मुझे इसमें बिल्कुल अचंभा नहीं होता, मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूं। और इसलिए सरप्राइज नहीं हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश की 2017 की जो असेंबली चुनी गई थी, जिसमें भाजपा के 312 विधायक हैं, उसमें से 114 विधायकों के खिलाफ आपराधिक आरोप के मामले दर्ज हैं। मतलब मोटा मोटा 40% के खिलाफ आपराधिक आरोप के मामले दर्ज हैं, जिसमें से 83 विधायकों के खिलाफ तो जघन्य अपराध जैसे कि हत्या और रेप जैसे, बलात्कार, अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे मामले दर्ज हैं। तो क्या हम इनसे आशा कर सकते हैं कि ये हमारी कानून व्यवस्था को बचाएंगे, ये हमारी कानून व्यवस्था को पुख्ता करेंगे? मुझे ऐसा लगता है ये अपराधी कहां कर सकते हैं। और क्योंकि मैं एक पत्रकार रह चुकी हूं, मैं जानती हूं कि सच को दिखाना मुश्किल होता है, और मैं ये भी जानती हूं कि सच को दिखाने के लिए कई बार आपको सरकार के सामने सीना तान के खड़ा होना पड़ता है। पर पत्रकारों का और पत्रकारिता का जिस तरह से दम घोटा जा रहा है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में, तो एक बात साफ है, इनकी मंशा है सच दिखाने वालों को जेल में डाल दो, फिर सच दिखाएगा कौन। और तमाम उन निर्भीक पत्रकारों के खिलाफ बड़े बड़े मामले दर्ज हुए हैं, बड़ी एफआईआर दर्ज हुई है, कुछ का तो दिन दहाड़े हत्या भी कर दी गई है। चाहे लखीमपुर में रमेश मिश्रा जी की बात हो जिनकी दिन दहाड़े हत्या हुई, या अभी पीपीई किट, जो सब स्टैंडर्ड पीपीई किट आई, उसका डीजी हेल्थ केयर ने एक चिट्ठी जारी करी, वहां पर कुछ नहीं होता है, लेकिन जो पत्रकार उसको दिखाता है, मनीष पांडे न्यूज वन इंडिया के, उनको खिलाफ एसटीएफ बिठा दी जाती है, वो उनसे पूछताछ करते हैं। मेरे ही नाम की सुप्रिया शर्मा, जिनको मैं बहुत जिम्मेदार पत्रकार मानती हूं और बहुत बढ़िया पत्रकार मानती हूं, उम्दा स्क्रोल की हैं, उन्होंने वाराणसी में जो एक गांव मोदी जी ने गोद लिया था, उसमें उसकी असलियत बयां करी, उसकी असलियत दिखाई, तो योगी सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया, पुलिस उनके खिलाफ पड़ गई। आप सबको याद होगा मिर्जापुर में मिड डे मील के दौरान नमक रोटी जिन बच्चों को खिलाई गई, और उस सच को उजागर करने वाले पवन जायसवाल जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। अरे फेसबुक पर कहीं पर एक छोटी सी पोस्ट डालने के लिए, मेरे ख्याल से मुझे उनका नाम याद आ रहा है, पत्रकार कनौजिया, प्रशांत कनौजिया जी थे, उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया, उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत लेनी पड़ी। बिजनौर में 5 पत्रकारों ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो जातिगत आधार पर हो रहे भेदभाव के चलते बात करी, उनके खिलाफ मामला दर्ज हो जाता है। ऐसे ही नोएडा में गैंगस्टर एक्ट लगा दिया जाता है पत्रकारों के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं पत्रकारों का दमन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये माना जा रहा है कि पत्रकारों का मुंह बंद कर दो तो असलियत कोई दिखाएगा नहीं। लेकिन योगी जी से और उनकी सरकार से मुझे सिर्फ ये कहना है कि सच छुपाए नहीं छुपता है। सच एक ऐसी चीज है जिसका आप कितना भी दमन करिए वो छुपेगा नहीं, और इसीलिए शायद आपकी कलई तो आपके विधायक ही खोल रहे हैं। कल ही हम सब ने देखा कि हरदोई से जो श्याम प्रकाश जी भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि भाई जितना भ्रष्टाचार और प्रशासन और पुलिस में इससे पहले कभी नहीं देखा गया। इसी तरह की बात सीतापुर से विधायक राकेश राठौर जी भाजपा के थे, उन्होंने करी है। तो आपकी कलई, आपकी असलियत तो आपके विधायक ही आपके सामने रख रहे हैं। पर इस पर भी निरंतर बढ़ते अपराध पर योगी जी की बिल्कुल चुप्पी बनी हुई। और सच पूछिए तो अपराध कैसे नहीं बढ़ेगा? कहीं ना कहीं पूरा राजनीतिक संरक्षण है। हम सबको पता है बुलंदशहर में कैसे इंस्पेक्टर सुबोध सिंह जो अब शहीद हो गए, उनकी निर्मम हत्या करी गई। उनके लड़के को कानूनी रूप से नौकरी मिल जानी चाहिए थी, वो नौकरी तो नहीं मिली, उनके साथ कोई न्याय नहीं हुआ। लेकिन उनकी हत्या के मुख्य अपराधी शिखर अग्रवाल, जो कि बेल पर छूट के रिहा हुए हैं, उनको भाजपा ने अपना पदाधिकारी जरूर बना दिया, उनको महामंत्री बना दिया गया है। पीएम जन कल्याण योजना अभियान का महामंत्री बना दिया जाता है। हम लोगों ने कल एक फोटो देखी, अकबरपुर कानपुर देहात अपहरण कांड के जो मुख्य भाजपा के जिला मंत्री हैं सत्यम सिंह चौहान, वो मुख्य आरोपी हैं, वो अपनी फोटो लगाते फिर रहे हैं। ब्रजेश पाठक जो मंत्री हैं उनके साथ, स्वाति सिंह जो मंत्री हैं उनके साथ। तो अब इसको संयोग कहा जाए या प्रयोग कहा जाए? ये कोइंसिडेंस है कि ये सब हो रहा है, या ये भाजपा के संरक्षण में कहीं ऐसा होता जा रहा है? और इस पर हम लोग जरूर अभी चर्चा करेंगे। एक महिला होने के नाते जितनी महिलाओं के अपराध के बारे में चर्चा की जाए उतनी कम है। कुछ दिन पहले हमने देखा कि लचर कानून व्यवस्था के चलते दर दर की ठोकरें खा के थक हार के एक मां बेटी ने आत्मदाह की कोशिश करी। हम सबको पता है कि कैसे कुलदीप सिंह सेंगर जो अब दोषी पा लिए गए हैं हत्या और रेप के,
उनको बचाने का पूरा पूरा प्रयास भाजपा की सरकार ने किया। स्वामी चिन्मयानंद जी जो इनके बड़े नेता हैं, मंत्री भी रह चुके हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनको बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन यौन शोषण के मामले इतने गंभीर थे कि उनको अरेस्ट करना पड़ा। आज वो बेल पर रिहा है। कुछ ही दिन पहले हमने देखा कासगंज में गैंग रेप पीड़िता और उसकी मां पर ट्रैक्टर चला के उनकी हत्या कर दी जाती है। बरेली में एक लड़की के साथ बलात्कार होता है, उसके ऊपर बाइक चढ़ा दी जाती है। पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है और उल्टे विक्टिम की, पीड़िता की फैमिली को परेशान करने का प्रयास करती है। लखीमपुर में हमने देखा कि एक दलित लड़की के साथ रेप हो जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है और वो आत्महत्या कर लेती है। बाराबंकी में छेड़छाड़ की शिकायत करने पर पीड़िता की पिटाई करी जाती है, फिर वो चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर लेती है। तो पहले तो यौन शोषण एक औरत से है, उसके बाद उसकी आवाज दबा दी जाती है क्योंकि उसकी हत्या कर दी जाती है। ये उत्तर प्रदेश में औरतों की इज्जत का मामला है। अपराधियों के साथ सत्ता का जो साठगांठ है, जो मिली भगत है, उस पर से पर्दा उठाने का एक बहुत बड़ा मौका था योगी जी के पास, लेकिन जानबूझकर उसको खत्म कर दिया गया। विकास दुबे की बात मैं कर रही हूं। फर्जी एनकाउंटर होता है। पुलिस कर्मियों की क्या गलती थी जो 8 पुलिसकर्मी वहां मार दिए गए? उनको कब सच पता चलेगा? आप इस नेक्सस को, आप इस मिली भगत को, इस साठगांठ को तोड़ सकते थे, आपने नहीं तोड़ा, उस पर पूरा पर्दा गिरा दिया गया। आप ये बताइए कि विकास दुबे का नाम जघन्य अपराधियों की सूची में क्यों नहीं था? आपकी पुलिस का एक हिस्सा पूरी तरह से उसके साथ मिला हुआ था, उस पर से पर्दा कब उठेगा? उनको राजनीतिक संरक्षण कौन दे रहा था? इन सवालों के जवाब से कब तक बच पाएंगे योगी जी? और इतना भद्दा एनकाउंटर भी हुआ जो पिक्चरों से भी बदतर था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है, हम हैरान हैं। उन्होंने कहा है, हम हैरान हैं कि इतने मामलों में फंसा व्यक्ति एक बेल पर रिहा हो जाता है, जमानत पर रिहा हो जाता है, उसे आखिरकार कैसे रिहाई मिल गई? यह सिस्टम की विफलता है। यह घटना एक नहीं है, पूरी की पूरी व्यवस्था पर सवाल चिन्ह और प्रश्न चिन्ह लगा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे उत्तर प्रदेश की सरकार को कोई फर्क पड़ता है? मैं उत्तर प्रदेश की हूं, वहां की कानून व्यवस्था से वाकिफ हूं। अपने खुद के जिले महाराजगंज में चरमराती कानून व्यवस्था को देखते हुए मैं दावे के साथ आपको कह सकती हूं कि इससे उत्तर प्रदेश की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूपी में आज अपराधियों का जो मनोबल है वो चरम सीमा पर है, और इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं यूपी सरकार लगातार अपराधियों की तरफ नरम है। अपराध के आंकड़े छुपाए जाते हैं, अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है और इससे उनका मनोबल बढ़ा हुआ है और दिन दहाड़े अपराध करने में वो अपने आप को आजाद महसूस करते हैं। अगर अपराध के खिलाफ कोई सवाल उठाता है और स्पेशली विपक्ष में, तो उसके खिलाफ मुकदमा हो जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। पर सवाल एक ही है कि इन तमाम चीजों से योगी आदित्यनाथ जी कब तक चुप रहेंगे और कब तक बचते रहेंगे? इस ध्वस्त हुई कानून व्यवस्था के बीच में आखिर वो कहां है? इस गुंडा राज को समाप्त करने के लिए उनके पास कोई साजिश, कोई योजना, कोई नीतिगत फैसले हैं कि नहीं, और कोई मंशा भी है इसको कम करने की नहीं? उनसे यह भी आज आगाह करना, उनको बताना है कि जिस तरह की मेजॉरिटी उन्हें मिली थी, वो उत्तर प्रदेश की जनता ने, जहां पर 1/6 हिस्सा पूरे देश का रहता है, उन्होंने उनको मनमानी करने के लिए, अपने उत्पीड़न के लिए ये जनमत नहीं दिया था। नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए दिया था। उनका प्रथम कर्तव्य और राजधर्म यह है कि नागरिकों की सुरक्षा करें, और अगर वो इसमें अपने आप को अक्षम पाते हैं तो अपना पद त्याग दें। हम किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश नहीं बनने देंगे और इसके लिए हम निरंतर अपनी आवाज उठाते रहेंगे। मैं थोड़ी सी बात इसको इंग्लिश में कह देती हूं। आई विल जस्ट ब्रीफली मेक अ स्टेटमेंट इन इंग्लिश ऑन दिस वेरी इशू। I am from UP and I have been a journalist till not so long back, and which is why when I learned today that a fellow journalist Vikram Joshi passed away, I was deeply disturbed. I express my condolences and sympathies to his family, friends and well-wishers, and I pray that his soul rests in peace. But through you, because you are my friends and we have all been on the field together, I know a lot of editors as well, and I would want to tell them that today it is time to raise your voice against what is happening, because something like this can happen to any of us. What Vikram Joshi was fighting against can happen to any of us. I mean, what was his fault? He was simply trying to protect his family. He was simply trying to get justice against those harassing his niece for the last 1 year. And I shudder to think what his minor daughters must be going through.
The CCTV footage is not just very, very disturbing, but you see his helpless daughters trying to wake him up. It raises many questions. Complete collapse of law and order. It pains me to see his daughters, but it also enrages me to see what is happening with law and order in Uttar Pradesh. It is almost a jungle Raj, it is a Gunda Raj. This is not the Ram Raj that Yogi Adityanath had promised. Questions also arise because this is not an isolated incident. Crime has become today commonplace in Uttar Pradesh, and in fact, more than crime, those who raise their voice against crime, they are being silenced by the brute force of the state. Vikram Joshi had faith in the police. He approached the police, which refused to act and only acted after he was shot at point blank range on that fateful night of Monday. It is important to also remind everybody here that the accused Chotu is facing a similar charge in the Vijayanagar police station. A charge sheet has been filed against him, and this is complete failure of the Ghaziabad police that could not track the criminal, that could not monitor him, and because of which Vikram Joshi is today no more amongst us. Where does the buck stop? Who's answerable for this absolute failure? According to the latest NCRB data, which is available for 2018, Uttar Pradesh is today undoubtedly the crime capital of this country. As far as deaths in 2018 are concerned, killings in 2018 are concerned, 4,018 murders happened in that fateful year. And that number has only gone up, which means 11 people were killed every day in the state of Uttar Pradesh. Talk about crime against women. About 46 women on an average are abducted and kidnapped, 12 are brutally raped, and 36 women face assault with an intention to outrage their modesty. That is the state of women, that is the state of people in Uttar Pradesh. But I'm not surprised at all, and I'm not surprised because out of the 312 MLAs of the BJP in Uttar Pradesh, nearly 40% of them, 114 MLAs, face criminal charges. In fact, 83 of them face grave criminal charges like murder, attempt to rape, and rape charges. So how will these people enforce law and order? We are living in a fool's paradise to think they can enforce law and order in the state of Uttar Pradesh. I've been a journalist and I know it's difficult to speak truth to power. I also realize and understand what is happening with journalism in UP. Because in the name of silencing critics, journalism is being smothered. Whether it is Ramesh Mishra, who was killed in broad daylight in Lakhimpur, or News One India's Manish Pandey, who brought to light the whole PPE kits, faulty PPE kits, or Scrolls Supriya Sharma, somebody whose work I really admire. She brought to light the pathetic state of affairs in a village adopted by Prime Minister Modi in Varanasi. She's facing, a court case. She's a brute force of the police. Pawan Jaiswal, who shook our collective conscience by reporting from Mirzapur, the roti namak being served in midday meals. Or Prashant Kanodia, who just simply put out a Facebook post. He finally got relief from the Supreme Court. Or the 5 journalists in Bijnor who talked about caste discrimination and they face grave charges, or the Gangster Act that has been put against journalists in Noida. The list is endless. And this is against our colleagues. This could be against any of us reporting on the government. But the truth has a way of coming out. And no matter how much you suppress it, I want to tell Mr. Yogi Adityanath and his government, the truth will always find a way to come out. And today the truth is being reported from your own quarters. The Hardoi MLA from UP, Shyam Prakash ji, has spoken about it very openly. He says there is such grave corruption all across the state, whether it's police or administration, which he has never seen before. A similar charge has been leveled by Rakesh Rathore, another MLA from the Sitapur district. But the Chief Minister stays absolutely silent as crime level goes up, as corruption goes up. But should one be surprised? I don't think so. And I will quote only 2 incidents here. Inspector Subodh Singh was martyred. Instead of finding him justice, instead of finding his son a job, the BJP went ahead and inducted the prime suspect in his murder, Shikhar Agarwal, now out on bail within their ranks. He has been made General Secretary in the Prime Minister's Jan Kalyan Yojana Abhiyan. Another prime accused in the Akbarpur murder case, BJP District Secretary Satyam Singh Chauhan flaunts his pictures with Law Minister Brijesh Pathak and another Minister Swati Singh. So is this coincidence, or is this a government intoxicated, a brazen government intoxicated with power, which does not care about law and order and thrives on criminal nexus? The lesser said about the consistently raising crime against women, the better. I am a woman. I feel very, very deeply anguished about it.
Just a few days back, we saw how a mother and daughter who were completely tired about running pillar to post, they were fed up of the system, tried to self-immolate in the capital city of Lucknow. It's almost a curse to be a woman in Uttar Pradesh today. And now we saw how a rape victim was burnt alive on the road. And this gets repeated all across the state. Kasganj, a gang rape victim was run over by a tractor. Bareilly, a rape victim was run over by a bike rammed into her. Instead of lodging a FIR, the police pressurizes her family. In Lakhimpur, Khiri, a Dalit rape victim, committed suicide for lack of action by law enforcement agencies. In Barabanki, despite lodging a complaint and no action being taken by law enforcement agency, the rape victim jumped off the 4th floor and committed suicide. So they are not just facing sexual assault, they are also having to either take their own lives or being brutally murdered. Kuldeep Singh Sengar, the former BJP MLA, now found guilty of rape and murder. What did the BJP not do to protect him? Swami Chinmayanand, what did the BJP not do to protect him? He faces grave sexual assault charges, has been behind bars, is now out on bail. And instead of attacking and breaking this political criminal nexus where they had a great chance to do so in Vikas Dubey case, they completely shielded it by doing a fake encounter. And nobody will now know the truth. This is the best way to mask this unholy nexus between politicians, between people in authority and power in this government. What will the answer be for the chief minister for the 8 martyred police officials? What is he going to say when we ask him that why was Vikas Dubey's name not in the 25 most wanted criminal list? How will he explain a section of his police in complete nexus, hand in glove with this dreaded criminal? Who in Adityanath's government was trying to give political patronage and protect Dubey? This government cannot escape questions. I mean, the time is not far away when they will be asked these questions. And the Supreme Court of this country has taken a very, very strict view of this. And if I may quote the Supreme Court, it goes on to say that we are very shocked that how could a man with such a history be out on bail? It shows that the entire system has failed. And this is not one incident. It puts the entire credibility of the UP government at stake. That is the observation coming in from the Supreme Court. But do you think this government is going to pay any heed? I mean, truth be told, it doesn't matter what anyone says about them. They're so intoxicated on power. It is the soft, benevolent attitude towards crime, the attempts to mask criminal data, the political patronage being given by the Yogi Adityanath government that has emboldened criminals to increase crime all across the state of Uttar Pradesh. Instead of acting against the criminals, the UP government comes down heavily against members of the opposition who raise their voice against this by faulty, fake cases, by lodging the brute affairs of the state. But there is one question. Why is the chief minister conspicuously silent as the system collapses all around him? Does he have a plan or even the will to crack down on corruption as far as and lawlessness is concerned in the state of Uttar Pradesh? Uttar Pradesh houses 1/6 of India's population. And did the state elect you to preside over the collapse of law and order? Or did the state elect you to keep its citizens safe? It is your Rajdham. It should be your first priority to ensure the safety of the citizens of the state. And if you can't do that, please walk away. Please resign. And ensure the safety of the citizens if you are in the state of power, because we will not stay mute spectators as the state goes into shambles, as Uttar Pradesh turns into Aparadh Pradesh. I'm happy to take questions. आपके सवालों का स्वागत है। मेरा सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ खुद तो नहीं बोले हैं, लेकिन उनके मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने इस मुद्दे पर बात की है और कह रहे हैं कि सरकार पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम कर रही है। और प्रियंका गांधी ने जो ट्वीट किया था उसको लेकर उन्होंने कहा है कि वो राजनीतिक ट्विटर की महारानी हो गई आजकल। मैं सिर्फ इस पर यह कहूंगी, सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, और क्या वो इन मामलों से बच पाएंगे? क्या वो इन चीजों का उत्तर नहीं देंगे? क्या वो मूक दर्शक बनकर उत्तर प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था और जिस तरह से पुलिस की ब्रूटैलिटी हो रही है उस पर अपने मुंह पर पट्टी बांधे रहेंगे? और अगर ऐसा है तो जाइए, काम मत करिए, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मत रहिए। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अपने लग्गू बग्गू मिनिस्टरों से बुलवा रहे हैं, आप बोलिए ना क्राइम पर। आज उत्तर प्रदेश अपराध की कैपिटल बन गया है देश की, उस पर आपको कुछ नहीं बोलना है। आप अनर्थक बात करते हैं, भ्रमित वाली बातें करते हैं। और जहां तक सिद्धार्थनाथ सिंह की टिप्पणी है, मैं उनको इतना सीरियसली लेती भी नहीं हूं। और ट्विटर की वो बात करते हैं, ट्विटर के सम्राट तो भाई नरेंद्र मोदी जी हैं। ट्विटर का सम्राट तो वो हैं
उन्होंने तो पूरी सरकार ही ट्विटर से चलाने का ऐलान कर दिया था। तो हमें ट्विटर पे ज्ञान मत दीजिए, अपनी सरकार ठीक से चलाइए, लचर कानून व्यवस्था को ठीक करिए। आपको जनमत लोगों की असुरक्षा, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, इसको बढ़ाने के लिए नहीं मिला है, इनको रोकने के लिए मिला है। राजधर्म का पालन करिए। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पूर्व में महाराष्ट्र हो या अन्य भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्य हो, अभी जब से ये सरकार बनी है, आपने देखा होगा कि सारे मुख्यमंत्री लगभग सभी आरएसएस पृष्ठभूमि से आते हैं। तो ये आरएसएस जो अपने आप में बहुत ही सुव्यवस्थित और अपने आप को बहुत ही डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन कहती है, राष्ट्रवाद के नाम पर अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात करती है। आपको लगता है कि क्या ये आरएसएस की संस्कृति है कि जिसमें जिस पृष्ठभूमि में ये अपराधी और अपराध फलता फूलता है? और राष्ट्रवाद की बात है, आपने चीन का मुद्दा देख लिया, तो मेरा सीधा सवाल है कि क्या ये उस पृष्ठभूमि की वजह से हो रहा है सब देश के अंदर, जिसकी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं? ऐसा है कि भाजपा ये भूल गई है कि जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो ये किस खेमे में करे थे, ये पूरे देश को पता है। आरएसएस उस समय किसका साथ दे रहा था, ये पूरे देश को पता है। अब आप फर्जी राष्ट्रवाद के सर्टिफिकेट बांटने के लिए निकल आए हैं, वो काम बंद कर दीजिए। आपको जिन सरकारों में चुना गया है, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, आपको कानून व्यवस्था के लिए, आपको आर्थिक नीतियों के लिए, आपको विदेश नीतियों के लिए, आपको हमारे बॉर्डर सुरक्षित रखने के लिए चुना गया है। और आप लगातार आप इन सब जगहों पर विफल हो रहे हैं। तो फर्जी सीना ठोककर फर्जी 56 इंच की छाती बताना बंद कर दीजिए। आपको जिन चीजों के लिए चुना गया है उन कर्तव्यों का पालन करिए। पहली बात तो मुझे ये कहनी है। दूसरी बात आपने कही आरएसएस की, तो मैं छोटी सी एक टिप्पणी करना चाहती हूं। जिस संस्था में औरतों के लिए जगह ही नहीं है, वहां से ट्रेंड लोग औरतों के लिए और उनके खिलाफ बढ़ते अपराध के लिए कितने जागरूक होंगे, ये मुझसे बेहतर आप जवाब दे सकते हैं। थोड़ा लंबा हो जाए तो क्षमा कीजिएगा कि इस बारे में पत्रकारों की हत्या के बारे में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का एक प्रसिद्ध कोट है कि अगर किसी राज्य में किसी लेजिटिमेट पत्रकार की हत्या की जाती है तो उस मुख्यमंत्री के खिलाफ उन्हीं धाराओं में जो मामला दर्ज किया जाना चाहिए जिन धाराओं में किसी संस्था के मुख्य गार्ड माने केयर टेकर की हत्या का मामला दर्ज किया जाता है। ये उनका बहुत प्रसिद्ध कोट है। यू नो दैट ही वाज कंसीडर्ड द चैंपियन ऑफ फ्री प्रेस इन इंडिया। Yes. This is my question. What action should be taken against the Chief Minister Yogi, who is allowing such kind of heinous crimes in his state? I will only say that the Chief Minister of Uttar Pradesh needs to come out and answer questions on the complete collapse of law and order. This is about journalists, this is about women, this is about common people, this is about people who are running pillar to post and not getting justice. And as far as journalists are concerned, I quoted various examples. Vikram Joshi is the trigger for today's press conference. What was his crime? He was simply trying to protect his daughter-like niece from harassment. He kept believing in the police force. The police refused to act. 1 साल से ये छेड़खानी का मामला चल रहा था और जो मुख्य आरोपी है उनकी हत्या का, he was charge sheeted. How did the police not track and monitor him? Who is responsible for his death today? And the buck has to stop somewhere. And as far as the collapse of law and order is concerned, as far as efforts to smother free press, clamp down on press is concerned, the buck stops with the chief minister. So whether it was said before or not, the buck in the state stops with the chief minister. The police reports to him. And if your police is so incompetent, if your police is so insensitive, it is a reflection of you because you are not telling your police to do the right thing. Been conducted against brother of Chief Minister of Rajasthan. Now, if you see these raids which have been conducted by these central agencies, you see raids were conducted against nephew of Kamal Nath in Madhya Pradesh when the crisis was there. There was raids conducted against D.K. Shiv Kumar when Gujarat Rajya Sabha elections were going on, and also Ibobi Singh. So, do you see any connection between these raids which are conducted at very crucial points by the central agencies?
I mean, who would not see a connection, Anandji? I will just say that I think today the BJP's frontal agencies, and this is complete misuse of power, this is complete misuse of agencies at their disposal, whether it is the Enforcement Directorate or the CBI or the income tax. Consistently, the BJP has used all of these agencies, besides money power, to attack the opposition, to topple democratically elected governments, to silence people who have the courage to speak. And the incidents that you quoted, whether it was Shri Kamal Nath ji's nephew, whether it was Shri D.K. Shivkumar ji, whether it was Mr. Ibobi, whether it is Mr. Agrasen Gehlot, who has nothing to do with politics other than simply being the older brother of Chief Minister Ashok Gehlot. Or, I mean, who is surprised that there were 3 people who ED raided on the day the Chief Minister of Rajasthan went public with BJP trying to topple his government? The fact that an MLA has been questioned by the CBI just yesterday and day before. So obviously the BJP is completely and grossly misusing the agencies at its disposal. We condemn it, but we would want to tell them, you do what it may, but it is not going to scare people who stand on the side of truth. It is not going to scare people who believe in justice. It is not going to scare people who will see you on the eye and ask you questions. सुप्रिया जी, मेरा एक सवाल और है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से ग्राउंड रियलिटी है, वहां पर अगर सोशल मीडिया को आप ऑब्जर्व करें, या जिस तरह से वहां कुछ समय के अंदर ये देखने को मिल रहा है, एक पर्टिकुलर समाज, खासतौर से ब्राह्मण समाज, ये बार बार यहाँ पंचायतें कर रहा है, मीटिंगें कर रहा है, कि आपको लगता है कि उस पर्टिकुलर समाज के साथ उत्तर प्रदेश में खासतौर से अन्याय किया जा रहा है, जिस तरह से जमीन पर आवाजें उठ रही हैं? सिर्फ उसी समाज के साथ क्यों बिलाल जी? क्या दलितों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है? क्या आम आदमी के साथ अन्याय नहीं हो रहा है? ब्राह्मणों के साथ भी अन्याय हो रहा है। ऐसा कौन वंचित रह गया आज उत्तर प्रदेश में जिसके साथ अन्याय नहीं हो रहा है? वंचित सिर्फ वो लोग हैं जो भाजपा से ताल्लुक रखते हैं। आप भाजपा के अनुयायी बन जाइए, आप भाजपा के कार्यकर्ता बन जाइए, आप भाजपा के सामने घुटने टेक लीजिए, नतमस्तक हो जाइए, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामले नहीं होंगे, आपकी सारी सुनवाई होगी। लेकिन अगर आप भाजपा से संबंध नहीं रखते और फिर आप किसी भी समुदाय के हों, आप किसी भी जात के हों, आप किसी भी धर्म के हों, आप किसी भी तबके के हों, आप बड़े आदमी हो, आप गरीब हो, आप खेतीहर हो, आप किसान हो, आप कुछ भी हो, अगर आपका भाजपा से ताल्लुक नहीं है तो आपके खिलाफ अपराध के मामले होंगे, आपका शोषण होगा और आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। तो उत्तर प्रदेश तो पूरी तरह से अपराध प्रदेश बन चुका है, और जिनकी देखरेख में बन रहा है वो साहब मुंह पे पट्टी बांध के बैठे हुए योगी आदित्यनाथ जी। उनकी बिहाफ पे बैटिंग करने सिद्धार्थनाथ सिंह आ रहे हैं। अरे भाई, आप शांति से बैठिए, मुख्यमंत्री जी सूबे के महकमे के हेड है ना, उनको बोलने दीजिए, लेकिन वो बोलते नहीं है। वो हर अनर्गल बात करेंगे, वो हर भ्रमित करने की बात करेंगे। करोड़ों लोगों को उन्होंने रोजगार दे दिया। भाई, कहां रोजगार दिया ये बताइए? उत्तर प्रदेश में लोग भूखे मर रहे हैं। मैं महाराजगंज जिले से हूं, लोग परेशान हैं, लगातार परेशान हैं। कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, टेस्टिंग आप कर नहीं रहे, किस तमाशे की बात करते हैं आप? तो जहां तक आपने शोषण की बात करी, हर व्यक्ति का शोषण हो रहा है, सिर्फ उनका शोषण नहीं हो रहा है जो भाजपा से हाथ मिला के आज खड़े हैं। हाँ, आपने सो मोटो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ रेस किया था कि आउट ऑफ 300 समथिंग एमएलए फ्रॉम द बीजेपी, उसमें से 112 फेसिंग क्रिमिनल चार्जेस, बट यू डिड नॉट मेंशन अबाउट द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के खिलाफ 32 केसेस थे, उसमें से 8 मर्डर केसेस, अटेम्प्ट टू मर्डर केसेस है। तो जब ऐसा शख्स जो है होल्ड करेगा, ऑफिस होल्ड करेगा, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट, ये मेरा क्वेश्चन है कि जो है इस तरह का एक शख्स जो है लीड कर रहा है कोई गवर्नमेंट को, तो आप लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या कहेंगे जो है इस वक्त जो सिचुएशन है? अब्दुल जी, मुझे लगता है आपने अपने प्रश्न का उत्तर खुद ही दे दिया, और ये अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, और ये प्रश्न सबकी जुबान पर है। 312 में से 112 लोगों पर नहीं, 114 लोगों पर अपराध के मुकदमे हैं, और 83 लोग जघन्य अपराध के आरोपी हैं, रेप और मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर जैसी चीजों के। और जहां तक योगी आदित्यनाथ जी की बात है, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि जिस तरह से, जिस अभद्रता से और जिस ब्रेजननेस से उन्होंने अपने खिलाफ ही मुकदमे वापस ले लिए, सूबे के महकमे के सूबेदार रहते हुए, इसके बारे में तो जितना कम कहा जाए उतना ज्यादा है। क्या कह सकते हैं इसके मामले में? उन्होंने तो अपने ही मुकदमे वापस ले लिए, अपनी ही देख रेख में अपने खिलाफ मुकदमे खत्म कर दिए।
तो जो लचर कानून व्यवस्था है, कहीं पर उसको पूरा पूरा राजनीतिक संरक्षण है। बिना राजनीतिक संरक्षण के इस तरह से कानून व्यवस्था लचर नहीं होती। मेरा तो मानना है कि अगर एक जिले की पुलिस चाह जाए तो मंदिर या कहीं से एक चप्पल चोरी नहीं हो सकती है, लेकिन पुलिस आतंकियों के साथ मिली हुई है। पुलिस और आतंकियों की साठगांठ है। जो लोग सरकार में बैठे हैं उनकी मिली भगत है इन आतंकियों से, उनके भरोसे सरकार चल रही है। जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं, बड़े बड़े हत्या के आरोपियों को बीजेपी में पदाधिकारी बनाया जाता है, लोगों को न्याय नहीं मिलता है, इसके बारे में क्या कह सकते हैं? यही तो दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप, ध्वस्त, चरमरा चुकी है। 3 of the 312 MLAs of Uttar Pradesh face criminal charges. In fact, 83 of them face grave criminal charges like rape, attempt to murder and murder charges. So how do we expect these people to uphold law and order? And as far as the chief minister is concerned, in a very brazen move, he withdrew cases against himself. And you are absolutely right that such a man is now responsible for law and order in Uttar Pradesh, and which is why perhaps the political patronage that we are seeing of criminals, the nexus we are seeing between criminals and politicians is out there for everybody to see. There is a complete collapse of law and order. There is complete brazenness of the government. It's intoxicated with power. It does not want to see the reality and act on it. In fact, it tries to mask the reality. Today, every section of the society in Uttar Pradesh, if you are not associated with the BJP, irrespective of your caste, irrespective of your status in the society, irrespective of your religion, you are going to be prosecuted. You are going to be, you will face very, very grave charges. You will face criminal incidents. And so it is, the buck stops with the chief minister, and the lesser said about his own record, the better it will be. This is about Rajasthan politics that ये जानना चाह रहे थे कि अभी भी सचिन पायलट और उनके जो समर्थक एमएलएज हैं उनके लिए पार्टी के दरवाजे खुले हैं, और दूसरी बात यह है कि जो यंग लीडर्स हैं पार्टी में वही लगातार पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। तो क्या जो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है पार्टी में, ऐसे लोगों की कमी होती जा रही है जो आइडियोलॉजिकल लेवल पर कमिटमेंट है, बल्कि कांग्रेस में आ रहे हैं, यहाँ से कुछ हासिल करके दूसरी जगह जा रहे हैं? जहां तक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट की बात है, राजस्थान में जो पिछले 10 दिन में हुआ है वो आपके सामने है। अशोक गहलोत जी के पास बहुमत है, उनको 109 विधायकों का सपोर्ट है। चुनाव के बाद उनको निर्वाचित विधायकों ने अपना नेता चुना, चीफ मिनिस्टर चुना, और इसीलिए वो चीफ मिनिस्टर बने। सचिन पायलट जी की जहां तक बात है, वो हमारे जुझारू साथी रहे, पीसीसी के अध्यक्ष रहे, बहुत कम उम्र में 26 साल की उम्र में सांसद बने, 30 में वो मंत्री बन गए थे, 35 में वो पीसीसी अध्यक्ष बन गए थे, और 42 साल की उम्र में वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गए। आपने क्योंकि यंग लोगों की बात करी तो मैं ये भी बता दूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को 8 प्रमोशन मिले थे पिछले 15 सालों में। इस तरह का जो राजनीतिक उत्थान है, इस तरह का जो जबरदस्त क्लाइम है, ये कम लोग देखते हैं राजनीतिक जीवन में, जैसा कि सचिन जी और ज्योतिरादित्य जी ने देखा। अब इसके बाद भी अगर वो बीजेपी की ओर मुखरित है, और सचिन जी से तो हमारा ये कहना लगातार रहा है कि भाई आप परिवार के सदस्य हैं, आपको जरूर कोई तकलीफ, कोई दिक्कतें, कोई शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन ये सब बातें परिवार के साथ बैठकर होती हैं। आप जाकर हरियाणा, जहां पर बीजेपी का शासन है, उनकी पुलिस से घिर जाइए, उनकी मेजबानी स्वीकार कर लीजिए। दिल्ली में केंद्र सरकार शासित जो पुलिस है, उनकी मेजबानी, उनकी सुरक्षा में चले जाइए, तो इस तरह से घर वालों में भी बात नहीं होती है। और घर वाला कितने भी प्रिय हो सैयद जी, आप अपने ही घर में आग नहीं लगाने देंगे, आप अपने ही घर पे बुलडोजर नहीं चलाने देंगे। सिर्फ मेरा इतना कहना है। साउंड लीगल बैकग्राउंड आल्सो। तो मेरा सवाल ये है कि सीपी जोशी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं सीएलपी दायर करके कि उनकी अथॉरिटी को अंडरमाइन किया गया है, और ये पूरा मामला जो है अब वो संवैधानिक संकट का बन गया है राजस्थान के अंदर, कि उनकी अथॉरिटी को अंडरमाइन करते हुए सीधे डायरेक्ट हाई कोर्ट ने सुनवाई कर दी उस पर, जो कि प्राथमिक जांच की कार्रवाई का उन्होंने एक नोटिस दिया था, और उन्होंने ये भी कहा कि संविधान पीठ का, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का
ये फैसला आ चुका है 1992 में कि विधानसभा या लोकसभा अध्यक्ष, जहां तक दल बदल का मामला है, उसके मामले में तब तक कोई भी कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि वो अंतिम निर्णय ना दे। राकेश कपूर जी, मुझे तो लगता है कि मुझसे ज्यादा लीगल बैकग्राउंड तो आपका है, आपने जो सवाल पूछा है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगी क्योंकि ये मामला कोर्ट के अंतर्गत है और राजस्थान हाईकोर्ट ने भी इस पर अपना फैसला रिजर्व किया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते मेरा इस पर बहुत विशेषकर टिप्पणी करना सही नहीं रहेगा, लेकिन जो बातें आपने कही वो बिल्कुल अपनी जगह सही है कि स्पीकर ने अभी सिर्फ शो कॉज नोटिस इशू किया था, कोई एक्शन नहीं लिया था, वो वेल विद इन अपने राइट थे और उसके खिलाफ कोर्ट जरूर, उनके अगर कोई एक्शन होता तो कोर्ट जरूर कोई निर्णय या कोई काम कर सकता था। शो कॉज नोटिस पर ही कोई निर्णय लेना शायद उनके मताधिकार, उनके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप है, जो एक स्पीकर को लगता है। उसी की हैसियत से अगर वो गए हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट गए होंगे, पर मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मामला कोर्ट के अंतर्गत है, इस पर मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी ना करूं और वो सही नहीं रहेगा, वो अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। थैंक यू राकेश जी। हमारे सवाल खत्म हुए। आपने बहुत विस्तार से बताया कि कैसे उत्तर प्रदेश आज अपराध प्रदेश बन गया है। आपने सूबे के मुख्यमंत्री को